गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स एयरफोर्स और नेवी के लिए उसमें वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर देखिए सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सबसे ज़्यादा कंसेप्ट्स आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस भी बड़े ही आसान आसान आएंगे, तो सभी आपने करके चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो कंसेप्ट का है हमारे पास वो है वर्क। जो है वर्क क्या होता है, वर्क की सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाया, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इस तरफ हमने फोर्स लगाया और कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो रिलेटिवली इस ऑब्जेक्ट ने एक्स जो डिस्टेंस है ये कवर करा। तो फोर्स हमने एफ लगाया था, डिस्टेंस इसने एक्स कवर करा, तो इस फोर्स की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये जो प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं वर्क। देखिएगा, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ करा, तो हमारे पास जो आंसर आया W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, क्योंकि जब भी हम ए वेक्टर की डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ तो आंसर आएगा ए बी कोस थीटा। ठीक है ना, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करा तो हमारे पास आ गया एफ एस कोस थीटा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, कंडीशंस है कुछ हमारे पास। कंडीशंस क्या है, जैसे कि मान लिया अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा सिर्फ एफ एस। ठीक है। सेकंड केस है, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो तो थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। कोस 90 की वैल्यू 0 वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो वर्क डन हमारे पास कंप्लीट आंसर आएगा 0। इससे नेक्स्ट केस देखिएगा, अगर थीटा हो लेस देन 90, 90 से कम, तो 90 से कम यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर थीटा हो, जब भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कोस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी हमेशा। अगर कोस पॉजिटिव रहेगा तो वर्क डन भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से नेक्स्ट केस हमारे पास है, अगर थीटा हो सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर हम ये कहें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो क्या केस होगा भैया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सभी के सभी नेगेटिव। इसका मतलब है कोस जो है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव रिजल्ट देगा। कोस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रिजल्ट देगा तो जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा तो आपके पास वर्क डन जो है, वर्क डन भी नेगेटिव होगा। ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। वर्क डन पॉजिटिव होगा 90 से छोटे एंगल के लिए, वर्क डन नेगेटिव होगा 90 से बड़े एंगल के लिए। इसके बाद जो खास बात है वो खास बात ये है कि वर्क डन एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट जो है वर्क की वो आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जूल, क्योंकि मैक्सी आपके पास एक या दो क्वेश्चन जो है वो एसआई यूनिट और डायमेंशन से आते हैं। तो वर्क की जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास हो गई जूल। और तरीके से अगर इसको निकालना चाहें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर जो है ये भी हमारे पास वर्क की यूनिट होगी। इसके अलावा न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में मीटर, तो हमारे पास ये तीन यूनिट वर्क की आ गई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल और न्यूटन मीटर। ये तीनों चीज आपने याद रखनी है, तीनों की तीनों यूनिट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइएगा, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, या फिर सेंट्रल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे उसको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो उस टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन में आएगा। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, देखिए इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स वो सेंटर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट और जो हमारा फोर्स है इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो देखिए एफ एस कोस 90, तो वर्क डन कितना, 0। ये था न्यूमेरिकल 2। आपने क्या करना है, इस बात को याद करना है
कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो वर्क डन है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, वो हमेशा हमेशा कितना रहेगा, 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। चाहे आप इसको हाफ सर्कल में घुमाइए या कंप्लीट सर्कल में घुमाइए या सिर्फ एक क्वाड्रेंट में घुमाइए किसी ऑब्जेक्ट को, जब भी आप सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमेशा 0 होगा। ये बात आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट करके चलनी है। नेक्स्ट आइए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्सेस क्या होते हैं? कुछ फोर्सेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के साथ घटते या बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। मान लिया हमने कोई इक्वेशन दे दी फोर्स की, भैया 3x² प्लस में 2x, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे केसेस में वर्क डन निकालने के लिए आप डायरेक्ट एफ कोस थीटा नहीं कर सकते, आपने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो हमारे पास S1 से S2 इंटीग्रेशन एफ डी एस का ये हमारे पास आएगा वर्क डन। और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे इस चैप्टर का, तो उस क्वेश्चन को भी कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट आइएगा एनर्जी। एनर्जी क्या है भैया? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट की कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा एसआई यूनिट एनर्जी की जूल है। डायमेंशन जो है एसआई यूनिट की, सॉरी इसकी एनर्जी की mL/T-2। इसके बाद देखिए जो सबसे खास बातचीत है कि यूनिट और डायमेंशन जो है ना एनर्जी की और वर्क की, वो सेम है। जो यूनिट वर्क की है वही यूनिट एनर्जी की है, जो डायमेंशन वर्क की है वही डायमेंशन एनर्जी की है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास एग्जाम में, द यूनिट विच हैज सेम डायमेंशन एज एनर्जी, और ऑप्शन में दे देगा वर्क, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरीके के कुछ भी ऑप्शन दे दिए। तो आपको याद हो कि भैया वर्क की और एनर्जी की जो एसआई यूनिट और डायमेंशन है वो सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट कंसेप्ट पे, सॉरी। काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसे भैया? हाफ, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और वेलोसिटी का स्केयर है। तो अगर ये वेलोसिटी का स्केयर है तो ये क्वांटिटी भी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा एक और बात जो है यहाँ पे बताने के लिए, ये एनर्जी, सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। दरअसल बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो इसके अंदर जो हम ये v यूज़ करते हैं ना, इसको आप स्पीड बोलिए वेलोसिटी की जगह। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्केयर, ठीक है ना। और ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। इसके अलावा मोमेंटम जो है उसको p से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था हाफ mv², इसको हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से ही डिवाइड कर दिया। तो ऊपर की साइड हमारे पास आया m² इंटू v², और डिवाइड में हमारे पास आ गया m। लेकिन p जो है p वो m इंटू v के इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों तरफ स्केयर कर दिया तो p का स्केयर हमारे पास आ गया m² इंटू में v² के इक्वल। भैया m² इंटू v² को हमने p² लिख दिया इस फॉर्मूला में, और अपॉन में m एज इट इज। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई हाफ p² अपॉन में m। ये हमारे पास रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिलेशन है। इस रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन मैंने नीचे एज ए कंसेप्ट लिख दिए हैं, आप इनको नोट करिएगा जरूर। इफ मोमेंटम ऑफ ए लाइट एंड ए हैवी पार्टिकल आर सेम, अगर मोमेंटम सेम हो तो हल्के और भारी पार्टिकल का, तो जिस पार्टिकल का मास कम है, द पार्टिकल ऑफ लेस वेट विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। उसकी काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी ज्यादा होगी। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में एम। जब हम पी स्क्वायर को किसी छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा, इसके बजाय पी स्क्वायर को बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करें। तो ये कंसेप्ट इस बेसिस पे है कि भैया जब भी एक दो पार्टिकल हैं उनके अंदर जो मोमेंटम है, मोमेंटम दोनों पार्टिकल का सेम है, तो जो हल्का पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका अपोजिट दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है, अगर दो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो जो भारी पार्टिकल होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ a light and a heavy particle are same, then the particle with heavy mass will have more momentum। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों ही कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स नेवी के लिए। वन वर्ड क्वेश्चन हैं, आप इनको याद करके चलिए। नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ये बात मैं शुरुआत में बता चुका था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड ना करके स्पीड पे डिपेंड करती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, तो ये बात भी याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक एनर्जी की ही यूनिट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन भी याद रखना है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, तो आप याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आइए वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय एनी बॉडी इज इक्वल टू According to this theorem, work done by any body is equal to change in initial and final kinetic energy of that particle। यानी कि किसी पार्टिकल की शुरुआत में क्या काइनेटिक एनर्जी थी, लास्ट में क्या काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसी को वर्क डन बोलेंगे। और लास्ट वाली काइनेटिक एनर्जी में से शुरुआत की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसकी इक्वेशन भी लिखती है हमने, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम यू टू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू वन स्क्वायर। हाफ एम यू टू स्क्वायर है लास्ट की काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कंसेप्ट थे, नॉर्मल सी बात थी, आपको पता होगी, हमने बता भी दी, नहीं पता थी तो कोई बात नहीं। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्स इन विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, वर्क ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ऐसे फोर्सेस जिसके अंदर ये डिपेंड नहीं करता कि आपने किस पाथ से काम किया है, वर्क डन सेम रहेगा। जैसे कि इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, एक तो आप रस्सी से बाल्टी को बांध के छत के ऊपर खींचें, दूसरा है आप सीढ़ियों से बाल्टी को उठा के लेकर के जाएं छत पे। तो दोनों ही केसेस में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो है, जो वर्क डन है वो वर्क डन सेम होगा, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, और ग्रेविटी हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब ये है, देखिए आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर लाना है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो एक तो है आप यह सीधा लेकर के आए, एक है आप इस तरीके से घुमा फिरा के यहाँ पर लेकर के आए। दोनों ही केसेस में अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन सेम होगा। ये W1 मान लिया, ये W2, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो W1 इज इक्वल टू W2। ये बात याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे बड़ी खासियत। और इसके अलावा एक और खासियत है, वो आगे बताएंगे आपको। एवरी सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, हर एक सेंट्रल फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है या दो पार्टिकल के सेंटर टू सेंटर लगता है, उस फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और सभी सेंट्रल फोर्स जो हमारे पास है कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ये बात पहले भी बता चुके थे कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वर्क डन करेगा वो जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी जो वर्क डन करता है वो जीरो। ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं, लेकिन आपने दोनों याद रखने हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज पाथ में वर्क जीरो,
और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भाई क्लोज पाथ हो या ना हो लेकिन वर्क डन हमेशा 0 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स भी याद रखिए, बहुत बार एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन कह देता है कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या नन ऑफ दीज, तो आपको पता हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिसके अंदर वर्क डन जो है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, इन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है फ्रिक्शन का फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार के कारण जो भी एनर्जी आई उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, जो पोटेंशियल एनर्जी है इज ओनली एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ ही एसोसिएटेड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। जैसे कि आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को खींच के लेकर जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन अगर यही काम आप ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं, एक बॉल को धरती से उठा के 5 फीट ऊपर तक ले जाते हैं, तो उस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी और वो बॉल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होगी। तो ये बात भी याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। इसी तरीके से जब आप स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग के लिए केस थोड़ा सा अलग है। स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी कि हर एक जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग है। ये स्प्रिंग जिस पार्टिकल से जिससे स्प्रिंग बना है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू और उसकी थिकनेस वगैरह पे भी। तो ये चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हमारे पास आएगी mgh के इक्वल। इसके अलावा एसआई यूनिट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट की, वो हमारे पास है न्यूटन पर मीटर। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर। और अगर यहीं से कहे कि डायमेंशंस बताइए तो डायमेंशन हमारे पास है mlt-2 इंटू में देखिए mlt-2 फोर्स की और पर मीटर यानी कि पर मीटर ये हमारे पास होगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई हमारे पास mt-2। mt-2 जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशंस आ गई। तो डायमेंशंस भी याद रखिए। नेक्स्ट बात आई हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट है पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि वर्क अपॉन टाइम जो है उसको पावर बोलते हैं। पावर की यूनिट हमारे पास जूल पर सेकंड बोल सकते हैं या फिर वाट। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास ये आया कि हॉर्स पावर जो है ये भी पावर की एक यूनिट है और एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वोट होते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको याद रखिए। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, याद रखिएगा इसको। इसके बाद ये पावर के कुछ फॉर्मूले हमारे पास हैं। फॉर्मूले यानी कि भैया फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में पावर है FV कोस थीटा, ठीक है। अब पावर क्या होती थी, वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। तो वर्क डन की जगह हमने लिख दिया mgh अपॉन में टाइम, ये भी पावर का एक फॉर्मूला। और लास्ट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास है। इफ ए मशीन गन फायर n बुलेट्स ऑफ m मास विद v वेलोसिटी पर सेकंड देन पावर ऑफ गन इज इक्वल टू हाफ mnv स्क्वायर, यानी कि कोई मशीन गन n बुलेट फायर कर रहा है 1 सेकंड में v वेलोसिटी से और एक बुलेट का मास है m, तो उसकी जो पावर हमारे पास आ गई वो आ गई हाफ इंटू m यानी बुलेट का मास इंटू n कितने बुलेट फायर करे और किस वेलोसिटी से करे उसका स्क्वायर। और लास्ट जो कंसेप्ट है, पावर टू वॉक ऑन रफ सरफेस इज
म्यू एम जी इंटू वी, यानी किस वेलोसिटी से आप किसी रफ सरफेस पे चलते हैं उसका फ्रिक्शन कांस्टेंट कितना है और इंटू में आपका वेट कितना है। ये हमारे पास है पावर किसी रफ सरफेस पे चलने के लिए। इससे पहले बताया था पावर जब कोई बुलेट है, तो कोई गन है वो बुलेट्स फायर करता है उसके लिए। तो आज के वीडियो में ये सारे कंसेप्ट हमने करे हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे।